सो हाय एवरीवन, आई एम किरण नेगी एंड हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट क्लास फ्रॉम द चैप्टर एसिड एंड बेस केमिस्ट्री। एंड बुक जो हम रेफरेंस में ले रहे हैं दैट इज हुई एंड कीटर। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय हुई एंड कीटर। सो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ एसिड बेस के कॉन्सेप्ट देखे थे। आज हम वही कंटिन्यू करेंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द लुईस एसिड एंड बेस, लुईस एसिड डेफिनेशन एंड बेस डेफिनेशन कि लुईस ने किस तरह से एक कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया। वही एसिड एंड बेस, कौन एसिड है कौन बेस है, किस तरह से। जो लुईस का मेन अप्रोच जो है, ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1923, ठीक है, ये अराउंड 1923 जे एन लुईस, जिनका नाम था जे एन लुईस, उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी किसकी, एसिड और बेस की। ये यहाँ पे जो मेन एक तरह से हम कहेंगे प्रिंसिपल था एसिड और बेस को समझाने का, वो था इलेक्ट्रॉन पेयर। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन पेयर को लेना और देना। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर किसी भी अगर एलिमेंट के पास है या मॉलिक्यूल में किसी एलिमेंट के पास है, तो वो क्या कर सकता है, उसको नेचर शो करता है उसको देने का या लेने का। उसके बेसिस पे लुईस ने एसिड और बेस दिया। बहुत सिंपल एक अप्रोच है एसिड और बेस को पहचानने की, एंड बहुत ही यूजफुल है। अगर आप लोग आगे चल के कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें सारे बॉन्ड जो होते हैं वो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं, जिसमें एक लुईस एसिड कहलाएगा, एक लुईस बेस। सो लेट मी टेल यू, लाइक लुईस एसिड क्या है, एंड इसी तरह से इसका जस्ट ऑपोजिट क्या होगा, लुईस बेस। तो हुई और कीटर के अकॉर्डिंग हमें पढ़ रहे हैं, तो उसी के हम एग्जाम्पल्स लेंगे। तो एसिड उन्होंने ये कहा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर बात कर रहे हैं हम, उस इलेक्ट्रॉन पेयर को जो क्या करे, एक तरह से बताओ जरा, एक्सेप्ट करे। इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने वाले क्या कहलाते हैं, लुईस एसिड। जबकि जो लुईस बेस होते हैं वो उस इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, अगर एसिड एक्सेप्ट कर रहा है तो ये क्या करेगा, उसको डोनेट करेगा बेस। तो इस अप्रोच के बेसिस पे हमें लुईस एसिड और लुईस बेस मिले। इसके बहुत सारे एडक्ट बनते हैं। एडक्ट मतलब समझते हो, लुईस एसिड लुईस बेस से ही क्या करना चाहेगा, रिएक्शन करना चाहेगा। रिएक्शन करके एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स जैसा स्ट्रक्चर बनता है, इसको एडक्ट कहते हैं। एडक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि वो उन दोनों की जो नीड है वो क्या बनती है, एक तरह एक दूसरे को कंप्लीट करने का, एक दूसरे के जो कमियां हैं उनको दूर करने का है। तो उससे एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है। इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या कहते हैं, एडक्ट कहते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इसको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, सो ये था हमारा। आप देख सकते हो, ये है आपकी बुक में गिवन कि लुईस एसिड और लुईस बेस किस तरह से समझाया जा रहा है। आई होप आपको विजिबल हो, क्लियरली और नॉट क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, तो देखो, लुईस ने एज आई टोल्ड यू 1923 में ये अप्रोच दी थी, जिसमें उन्होंने क्या कहा, एसिड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है, एक्सेप्टर होता है, एक्सेप्ट करता है। जबकि जो बेस होता है वो क्या करता है, देना पसंद करता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल्स हम भी लेते हैं एंड सॉल्व करते हैं इनको, किस तरह से समझाया जा रहा है। ठीक है, सो हमारा जो एग्जाम्पल है, ध्यान से देखना। जैसे मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल के लिए बोला, लाइक हमने लिया नाइट्रोजन का आपके पास कॉम्प्लेक्स है, वही ले लेते हैं, दैट इज R3N। इसको जानते हो आप, एंड BF3। इस नाइट्रोजन की यहाँ पे एक खासियत ये होती है कि नाइट्रोजन की जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 5, जिनमें से 3 ने बॉन्ड बनाया है एल्काइल ग्रुप के साथ। इसको ट्राई एल्काइल अमाइन कहते हैं। इसके 2 इलेक्ट्रॉन एज अ लोन पेयर यहाँ पे हैं। ठीक है, और नाइट्रोजन जो होता है वैसे तो ये अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये किसी को क्या करता है, इसकी खुद की क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी खासी है। लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर के केस में ये सामने वाले के साथ उसको शेयर कर सकता है। शेयर करने का मतलब है कि अपने इलेक्ट्रॉन पेयर सामने वाले को देना कि भाई तू भी यूज कर ले। तो ये क्या कहलाएगा बताओ, इस केस में क्या कहलाएगा, दे रहा है। तो इसको हम कहेंगे लुईस बेस कहेंगे, राइट।
BF3 को ध्यान से देखो, इसका जो वैलेंस सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन से बताओ, कितने होते हैं? बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, 2, 3, 3 इसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है। 3 बॉन्ड इसने बनाए हैं कोऑर्डिनेशन से, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे 6, और ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 चाहिए। तो ये किसी इसकी तरह, ट्राई एल्काइल अमाइन की तरह ऐसे एलिमेंट से, ऐसे मॉलिक्यूल या कंपाउंड से जुड़ना चाहेगा ताकि उसका क्या हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन का जो इसका मिनिमम कंडीशन है टू बी स्टेबल, वो पूरा हो जाए। एंड जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो इन दोनों की रिएक्शन से हमें मिलता है कुछ इस तरह का कंपाउंड। ये जो बॉन्ड है ना, ये दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन पेयर किधर से किधर को गए हैं, ठीक है। एंड BF3, इस कॉम्प्लेक्स को कह देते हैं हम लोग एडप्ट, जिसको मैं आपको बोल रही थी एडप्ट, ठीक है। एंड मैंने आपको बोला कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ये बहुत ज्यादा यूज होता है, जहां पे एक मेटल होता है, मेटल से बहुत सारे लिगैंड जुड़ते हैं। तो मेटल जो होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट के बनते हैं। यहाँ ध्यान से सुनना, ट्रांजिशन एलिमेंट ही क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि ये होते हैं डी ब्लॉक के, उनके पास बहुत सारे ऑर्बिटल क्या होते हैं, वैकेंट होते हैं। तो ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकते हैं, जितने इनके पास क्या होंगे, जिनके पास स्पेस होगा, मतलब जितने ऑर्बिटल्स होंगे उसके हिसाब से ये क्या करते हैं, लिगैंड के साथ, लिगैंड बोलते हैं उन मॉलिक्यूल्स को या एलिमेंट्स को जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं इनको। तो जैसे यहाँ पे इस केस में कार्बोनिल जो है एज ए लिगैंड बिहेव कर रहा है। देखो 4 कार्बोनिल लिए हमने, ये निकिल के साथ, एक सिंगल निकिल के साथ रिएक्शन कर रहे हैं और कुछ इस तरह का कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। देखो क्या बन गया, निकिल ने 4 कार्बोनिल के साथ बॉन्ड बनाया होगा। तो ये निकिल आप जानते हो ये डी ब्लॉक का है, तो इसके पास काफी वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। तो ये इसको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता होगा। मैं आपको बताना नहीं चाह रही ये स्क्वायर प्लेन है, टेट्राहेड्रल है, इस पे हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है। मैं आपको समझा के आ रही हूँ कि ये चारों कार्बोनिल एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर किसमें डाल रहे हैं, इस निकिल के अंदर, यानी निकिल सेंट्रल मेटल बोलते हैं इसको, सेंट्रल एटम भी कह सकते हैं। तो इसको दे रहे हैं, तो 4 कोऑर्डिनेशन क्या बना रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। और ये एग्जाम्पल है एक तरह से लुइस के डेफिनेशन का, कि इसमें जो ये कार्बोनिल है ये बेस की तरह, लुइस बेस की तरह एक्ट कर रहा है, जबकि जो निकिल है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एसिड की तरह। दिस इज द लुइस अप्रोच टू डिफाइन द एसिड एंड बेस। इलेक्ट्रॉन पेयर की बात होगी, इलेक्ट्रॉन पेयर लेना और देने की बात होगी। जो लेगा वो क्या कहलाएगा, बेस, नहीं सॉरी एसिड, वो कहलाएगा एसिड, और जो देगा वो क्या कहलाएगा, बेस। दैट्स इट, ये इतना ही अप्रोच है आपके पास। इसमें लिखा भी है कि इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि इनऑर्गेनिक में हम कोऑर्डिनेशन अलग से पढ़ते हैं, उसके अंदर ये बहुत अच्छे से अप्रोच क्लियर होता है, ठीक है। तो और कुछ है इसमें कोई एग्जाम्पल, बाकी एग्जाम्पल ऐसी ही है, तो इसमें आपको कोई डरने वाली कोई बात नहीं है ना। ओके चलो फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अप्रोच, जिसका नाम है उसानोविक डेफिनेशन। एंड बहुत सारे बच्चों ने तो ये नाम भी नहीं सुना होगा। सही सही बताना किस किस को ये नाम से ये वाकिफ हो आप लोग की ये भी कोई डेफिनेशन है एसिड और बेस को समझाने की, उसानोविक डेफिनेशन है कोई? देखो ये अप्रोच भी डिफरेंट है और ये बहुत कम यूज में आने वाली अप्रोच, हम लोग बहुत कम यूज करते हैं इसको केमिस्ट्री के अंदर। दैट्स वाई ये थोड़ा सा क्या है, कम है। लेकिन इसने एक्चुअली ये जो उसानोविक डेफिनेशन आई थी, ये आई थी 1938 में। अभी देखो लुइस का अप्रोच कब आया था, 1923 में। तो इसने उसको थोड़ा मॉडिफाई और एक्सटेंड करने की कोशिश की। इनका नाम था मिकाइल, अगर मुझे सही से नाम इनका लेना आ रहा हो, दैट इज मिकाइल उसानोविक इनका नाम था, ठीक है। इन्होंने क्या समझाया, इन्होंने एसिड और बेस को वही एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ के, किससे, लुइस के अप्रोच से, इलेक्ट्रॉन पेयर से। तो इन्होंने जो जिस टर्म में समझाया उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स टर्म। इनका बेसिक जो प्रिंसिपल है वो रिडॉक्स पे बेस्ड है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पे बेस्ड है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा अगर हम ध्यान से जितनी भी डेफिनेशन यूज हो रही है उनको देखें, तो उसके हिसाब से जो एसिड है और जो बेस है उनमें हमें एक चीज कॉमन देखने को मिल रही है कि एसिड हमेशा क्या करता है, एसिड हमेशा
पॉजिटिव चार्ज को लूज करता है, वट एवर, चाहे वो आप उसमें जाओ ब्रॉन्स्टेड लोरी में जाओ, चाहे आप उसमें जाओ सॉल्वेंट केटायन सॉल्वेंट सिस्टम में, तो सब में एक चीज कॉमन थी कि एसिड क्या कर रहा है, लूज कर रहा है पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है, केटायन को। तो इसके बेसिस पे इन्होंने समझाया। ऐसे बेस के लिए इन्होंने कहा कि बेस में हमेशा हमें अप्रोच क्या देखने को मिल रही है कि वो निगेटिव निगेटिव किसको, निगेटिव आप आयन कहो या निगेटिव एज इलेक्ट्रॉन कहो, उनको क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। तो इसके बेसिस पे उन्होंने अपनी एसिड और बेस की डेफिनेशन दी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड क्यों, क्योंकि इसके एग्जाम्पल जो होते हैं उनको हमें समझने में थोड़ा दिक्कत आती है, लेकिन हम लोग किसके बेसिस पे समझ रहे हैं, हुई और कीटर की बेसिस पे। तो मैं आपको उससे पहले डेफिनेशन दे देती हूँ। देखो, ये है हुई और कीटर की बुक का पार्ट उसानोविक डेफिनेशन, जिसमें उन्होंने ये लिखा भी है कि हम इसको वाइडली यूज नहीं करते हैं, इसका रीजन दिया हुआ है। उसके बाद उन्होंने एसिड समझा रखा है और बेस समझा रखा है, ठीक है। तो इसमें ऐसा तो कुछ अलग सा नहीं है, ये मैं आपको समझाती हूँ विद एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल मैंने बाहर से ले रखे ताकि आपको डेफिनेशन समझने में क्या हो, दिक्कत ना हो। तो देखो समझो जरा इसको। उन्होंने ये कहा कि एसिड, एसिड कौन होगा, उन्होंने ये कहा एसिड ऐसे केमिकल स्पीसीज होंगे जो बेस से रिएक्ट करेंगे। क्या करेंगे, रिएक्ट विद बेस, बेस से क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। जैसे ये बेस से रिएक्ट करेंगे, ये क्या करेंगे, गिव अप कैटायन, कैटायन गिव अप करेंगे। या देखो इट्स नॉट नेसेसरी, अगर हम लोग कैटायन की बात करें तो कैटायन में हमेशा हम लोग क्या यूज करते हैं, बताओ जरा। जब हम कैटायन की बात करते हैं तो कैटायन में हम हमेशा बात करते हैं किसकी, हाइड्रोजन आयन की करते हैं ना, है ना। तो गिव अप आप लिख सकते हो कैटायन पॉजिटिव चार्ज, या आप लिख सकते हो सॉल्वेंट सिस्टम में हमने देखा था कि वो क्या दे रहे हैं, सॉल्वेंट के कैटायंस दे रहे हैं। तो एसिड उन्होंने कहा कि वो बेस से रिएक्ट करते हैं और कैटायन या एच आयन क्या करते हैं, गिव अप करते हैं। इसके अलावा इसका ऑपोजिट एक्सेप्ट क्या करते हैं, फिर इसका जस्ट ऑपोजिट एक्सेप्ट क्या, एनायन यानी निगेटिव चार्ज, या आप इसकी जगह पे क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन। इसको समझाया, देखो ध्यान से देखो। एसिड क्या होगा, जिसका खुद का नेचर क्या है, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज को ही क्या करता है, एक तरह से लूज करता है। ये उसानोविक ने कहा। पॉजिटिव का क्या मतलब है यहाँ पे, इट कैन बी हाइड्रोजन आयन, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है, सॉल्वेंट सिस्टम में हमने देखा था कि वो क्या दे रहे थे, सॉल्वेंट के कैटायन को इंक्रीज कर रहे थे, तो हमने सॉल्वेंट कैटायन लिख दिया। इसका ऑपोजिट और क्या नेचर दिखाते हो, एनायन को एक्सेप्ट करते हैं, या एनायन की जगह पे आप क्या कह सकते हो, इलेक्ट्रॉन कह सकते हो, ठीक है। इसी तरह से इसका जो ऑपोजिट उन्होंने बेस को समझाया। बेस उन्होंने कहा किससे रिएक्ट करेगा, बहुत अच्छी टेंडेंसी होगी इसकी, रिएक्ट विद एसिड, रिएक्ट विद एसिड, और करेगा क्या, ठीक है, जस्ट ऑपोजिट, गिव अप एनायन और इलेक्ट्रॉन। एंड इस केस में ये जो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, आप लिख सकते हो एच आयन और सॉल्वेंट कैटायन। ये था इसका एसिड और बेस की डेफिनेशन। ये लाइनें याद हो गई, यानी उसानोविक आपको याद हो गया। तो हो क्या रहा है, एसिड बेस से रिएक्ट कर रहा है, बेस एसिड से रिएक्ट कर रहा है। दोनों का नेचर ऑपोजिट है, एक में एक को कैटायन पसंद है, ठीक है, एक को एनायन पसंद है। तो एक रिएक्शन करके देखते हैं हम, एक रिएक्शन यहाँ पे बता रही हूँ मैं। इस रिएक्शन से हम ये देखेंगे कि आपस में रिएक्शन किस तरह से करते हैं और किस तरह से ये एनायन और इलेक्ट्रॉन कुछ ट्रांसफर हो रहा है। तो एक सिंपल से रिएक्शन है, हमने सोडियम और क्लोरीन की रिएक्शन पढ़ी है, ठीक है, इसको ध्यान से देखना। एंड हम इसमें कोई आयनिक कंपाउंड नहीं बना रहे, हम लोग इसको रिएक्शन को कर रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन में। तो हमारे पास निकल के क्या आता है, 2Na प्लस, और इसे क्या निकल के आता है, 2Cl माइनस। अभी मुझे ये बताओ, उसानोविक के अकॉर्डिंग ये एक तरह की रिडॉक्स रिएक्शन है, यस और नो, इज दैट अ रिडॉक्स रिएक्शन, बताओ जरा। क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है? ऑब्वियसली देखो ना, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर, एक दे रहा है एक ले रहा है। तो एक जिसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे वो ऑक्सीडेशन, जिसमें गेन हो रहे होंगे रिडक्शन, दोनों एक साथ हो रही है एक ही रिएक्शन में, तो क्या कहलाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन। सो इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है।
तो रिडॉक्स रिएक्शन ये है, बट हम तो उस आणविक की बात कर रहे हैं तो हम उसी पे चलेंगे। सो यहाँ पे अगर आप क्लोरीन को देखो तो क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना क्या नेचर होता है बताओ? एसिड होता है नहीं होता है? ऐसे ही सोडियम, सोडियम क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को लूज करना किसका नेचर होता है? बेस। तो इस तरह से ये उसानोविक के अकॉर्डिंग एसिड और बेस हो गया, जो रेडॉक्स अप्रोच से हम आसानी से समझ सकते हैं। इस रिएक्शन में हो क्या रहा है? बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दिखे तभी वो उसानोविक के अकॉर्डिंग एसिड बेस होंगे। उन्होंने बहुत सारे क्राइटेरिया दे रखे हैं, आपके पास नीचे गिवन है। उसमें हाइड्रोजन आयन का गिवन, कोई ले रहा है कोई दे रहा है, ऐसा हो सकता है। सॉल्वेंट की कटायन बन रही हो, या एनायन एक्सेप्ट हो रहे हो, या गेन, सो ऑन। ठीक है, तो ये अप्रोच थी उसानोविक की। अगर इसमें आपको कोई चीज क्लियर नहीं है तो आप मुझे पूछ सकते हो। आपको पता है पूछना कैसे है, राइट? आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हो मुझे। तो ये था उसानोविक का। ये आपके पास बुक में गिवन है, आप देखो हुई एंड कीटर में क्या क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। ये एक तरह से लुइस डेफिनेशन को मैंने बताया क्या कर रहा है, एक तरह एक्सटेंड कर रहा है। इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बेसिस पे हम इसको ज्यादा बेटर से समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, बट ये एग्जाम्पल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग इनको कर सकते हो। 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं। एक तो अनसैचुरेशन के बेसिस पे दे रखा है कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या कर रहा है, हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कर रहा है और एक एडक्ट बना रहा है। एडक्ट या आप क्या कह सकते हो एक तरह का जॉइंट मॉलिक्यूल बोलते हैं ना इनको, वो बना रहा है। इसके अलावा नीचे पायरिडीन जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना रहा है, एक तरह से नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड बना रहा है। बाकी तो यही था, इसमें और कुछ खास है नहीं इसके अलावा। इसको अगर आप लोग नोट करना चाहो या स्क्रीनशॉट लेना चाहो इसको ले सकते हो, आपको डेफिनेशन यहाँ से आराम से याद रहेंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एसिड बेस केमिस्ट्री। ये मेन कॉन्सेप्ट खत्म हुए। इसके बाद हम लोग एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस का, वो हम बाद में बात करेंगे। उससे पहले इन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हमें कुछ ऑब्जर्वेशन देखने को मिले, काफी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन थे वो। पहले तो हमें इन सारे कॉन्सेप्ट को मिलाने की कोशिश करते हैं। सारे इन सारे डेफिनेशन में एक चीज कॉमन थी, क्या थी? अभी हमने उसानोविक में भी इसकी बात की कि सब में एसिड जो है, उसमें एसिड का जो नेचर है वो क्या निखर के आता है कि वो पॉजिटिव चार्ज को, वेदर इट इज हाइड्रोजन आयन या सॉल्वेंट का कटायन, ये क्या कर रहा है, उस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा था। लेकिन अगर आप बात करें इलेक्ट्रॉन्स की या एनायन की, तो उनको क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या निकल के आ रहा है कि जो एसिड होगा वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या कर रहा है, एक उसके अंदर खुद भी पॉजिटिव होगा, वो खुद भी पॉजिटिव होगा, तभी वो इस तरह का नेचर दिखा रहा है, तभी तो निगेटिव को एक्सेप्ट कर रहा है और पॉजिटिव को ही लूज कर रहा है। इसी तरह से बेस का जो अप्रोच था वो ये बता रहा था कि बेस निगेटिव वाले पार्ट को लूज कर रहा है, जबकि क्या कर रहा है, पॉजिटिव ले रहा है। पॉजिटिव को लेगा कौन? जिसका खुद अंदर क्या होगा, निगेटिव से भरा हो। तो यहां से ना हमें एक ऑब्जर्वेशन देखने को मिली एसिड और बेस की। सिंपली पहले मैं बता रही हूँ, मैं क्या पता चली, चलो बताओ। कि जो एक एसिड है, जो क्या है, एक एसिड है, इसके अंदर जो कैरेक्टर है, इसके अंदर बहुत सारी क्या भरी हुई है, पॉजिटिविटी। बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव पर्सन है, पर्सन नहीं है, केमिकल स्पीसीज है। सो कोई भी सबस्टेंस एसिड होगा तो अगर हम क्या कहेंगे, उसके अंदर पॉजिटिवनेस बहुत होगी। इसी तरह से जो बेस होगा उसके अंदर क्या होगी, इसका ऑपोजिट निगेटिविटी, यानी निगेटिव वाला पार्ट ज्यादा होगा, राइट? देखो जितने भी कॉन्सेप्ट है उन सब में देखना है, ये चीज कॉमन मिलेगी आपको कि एसिड के अंदर एसिड जो है वो हमेशा क्या कर रहा है, गिव अप कर रहा है पॉजिटिव पार्ट को। जैसे उसने H+ को किया एक में किसको किया, सॉल्वेंट के कटायन को किया। और जबकि लूज क्या कर रहा है, दे क्या रहा है, देने में एक बार हमारे पास ऑक्साइड का क्या था ऑक्साइड क्या था, ऑक्साइड, इसको हम मतलब ओ निगेटिव को ये क्या कर रहा था, एक्सेप्ट कर रहा था ना। जबकि इनको क्या कर रहा था, ये लूज क्या आप लिख सकते हो, डोनेट कर रहा था। इसी तरह से इसका ऑपोजिट बेस में देखने को मिला हमें। बेस में क्या देखने को मिला
कि ये पॉजिटिव चार्ज या कैटायन को तो क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इसके अंदर कौन सा चार्ज होगा अगर इस बेसिस पे पॉजिटिव अगर ये लेना पसंद कर रहे हैं तो इनके अंदर खुद क्या है, निगेटिव चार्ज है। सो एसिड और बेस की जितने भी कॉन्सेप्ट है उनके बेसिस पे हमने एक ऑब्जर्वेशन निकाला, एसिड क्या होगा जिसके अंदर पॉजिटिविटी भरी होगी, जबकि बेस क्या होगा जिसके अंदर निगेटिविटी होगी, राइट। तो इस बेसिस पे अब हम एसिड और बेस को डिफाइन कर सकते हैं, उनकी क्या कर सकते हैं, डेफिनेशन लिख सकते हैं। इस डेफिनेशन को इम्पोर्टेंट समझना, देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये। सो इस बेसिस पे हम यहाँ से एक कंक्लूजन में एसिड और बेस की क्या कर सकते हैं, डेफिनेशन निकाल सकते हैं, जो उनके पॉजिटिव और निगेटिव कैरेक्टर को क्या कर रहा हो, एक्सप्लेन कर रहा हो, राइट। तो इस डेफिनेशन को हम लोग लिख लेते हैं। देखो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, एसिड के डेफिनेशन की, वो डेफिनेशन जो कि हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। सो हम कह सकते हैं एसिड आर chemical species with क्या था उनमें खास, पॉजिटिव कैरेक्टर, विद, इसको मैं नीचे लिख देती हूँ, पॉजिटिव कैरेक्टर। और ये पॉजिटिव कैरेक्टर जो एसिड का होता है वो बेस से रिएक्शन करने के बाद क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने आप को शो कर चुका होता है। सो इट डिक्रीज बाय, और विद लिख सकते हो आप, with reaction with base, and the same definition आप उसमें भी लिख लेना बेस केस में, that those chemical species which have negative character and it decrease with reaction with acid, ठीक है। तो ये हमारा एसिड बेस का कंक्लूजन हुआ। अब हम अप्लाई करेंगे इनको केमिस्ट्री के अंदर के कुछ प्रॉपर्टीज पे, कि किस तरह से एसिड बेस का जो ये स्ट्रेंथ है, मतलब स्ट्रेंथ भी नहीं कहेंगे हम, जो इफेक्ट है लाइक एसिड कैरेक्टर और जो बेसिक कैरेक्टर है, ये हमारे कैरेक्टर्स को किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है। इसमें पहला जो आ रहा है, अच्छा ये आपके पास वो भी दे रखा है, अगर आप बुक से देखना चाहोगे क्या था इसमें, देखो इन्होंने वही बात लिखी हुई है, मैंने आपको जो बताया है वो इसी चीज को समराइज किया है कि एसिड और बेस पे किस तरह से इस कंक्लूजन पे पहुंचे एट द एंड कि एसिड ये होगा और बेस ये होगा, ठीक है। तो इसको पढ़ना होगा, आप लोग पढ़ लेना। हम चलते हैं किस पे, कुछ ऑब्जर्वेशन पे जो हमें देखना है, जिसमें पहला है हमारे पास बेसिसिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड। सो इसमें एग्जाम्पल जो ले रखा है वो है ग्रुप 2 का। ग्रुप 2 जानते होंगे आप, एस ब्लॉक का क्या है, सेकेंड ग्रुप है। देखो ग्रुप 2 में पहला जो एलिमेंट है दैट इज बेरिलियम, इसका जो ऑक्साइड है दैट इज BeO, है ना। नेक्स्ट क्या है, MgO, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, ऐसी कैल्शियम का ऑक्साइड, नेक्स्ट स्ट्रोंशियम, और क्या होता है, बेरियम। हम चलते हैं यहां से ऊपर से नीचे जाने पे, अगर हम बेसिसिटी को देखें तो बेसिसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। आपको एसिड और बेस की टर्म में इसको समझाना है। सो ट्राई करो, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि किस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। पहले तो इनमें जो चीजें कॉमन है वो निकाल लेते हैं। क्या कॉमन है इन सब में, ऑक्सीजन, सब में ऑक्सीजन ही है, -3 चार्ज होगा उस पर, तो ऑक्सीजन तो हट गया। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं इन पे जो चार्ज है या ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +2, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट का भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट तो सब में सेम ही है। तो इनमें जो डिफरेंट होता है वो होता है इनका एटॉमिक साइज। ऊपर से नीचे जाने पे एटॉमिक साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। देखो +2 चार्ज है एक छोटे से एलिमेंट जो कि बेरिलियम है, और +2 चार्ज वो है मैग्नीशियम पे। दोनों को कंपेयर करते हैं। हमने एसिड में ये पढ़ा कि उसके अंदर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव कैरेक्टर होना चाहिए। जितना ज्यादा पॉजिटिव कैरेक्टर होगा उतना ही वो क्या होगा, किस नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा। तो अगर बेरिलियम और मैग्नीशियम में आपको कंपैरिजन करें, पूछें तो पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा किसके अंदर है, चार्ज तो सेम है लेकिन साइज के अकॉर्डिंग बेरिलियम पे पॉजिटिविटी ज्यादा क्या कहेंगे हम, ज्यादा इनको करेगी, डोमिनेंट करेगी। दैट्स वाई बेरिलियम जो होता है इसके अंदर बेसिक कैरेक्टर कम होता है। बेसिक तो ये है ही लेकिन अदर के कंपेयर में कम होता है। और इस तरह से अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते रहें, साइज बढ़ता जाएगा, उनका पॉजिटिव कैरेक्टर डाइल्यूट होता जाएगा एंड बेसिसिटी बढ़ती जाएगी। इसलिए बेरिलियम जो होता है, बेरिलियम का ऑक्साइड जो होता है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है।
ठीक है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है और बाकी बेसिक होते हैं, लेकिन अगर आपसे ऑर्डर पूछे जाए तो सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसके अंदर होगी, बेरियम के ऑक्साइड के अंदर। एंड मैं आपको बुक का पार्ट बताती हूँ जहाँ पे ये चीज है गिवन। एंड आप देख सकते हो इसमें थोड़ा सा फजान का रूल भी मेंशन किया है। फजान के रूल पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो थोड़ा सा पोलराइजेशन ये सब हम यहाँ डिफाइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो इन सिंपल उन्होंने भी यही कहा है कि जो चार्ज है, चार्ज का इन्फ्लुएंस वो ज्यादा डोमिनेट करेगा किसी केस में, बेरिलियम के केस में पॉजिटिव चार्ज का। एंड दैट्स व्हाई वो क्या होगा, एम्फोटेरिक नेचर दिखाएगा, उसके अंदर बेसिसिटी कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं जो कि है एसिडिटी। एसिडिटी ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड। सो नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं एसिडिक नेचर के होते हैं, जस्ट ऑपोजिट। लेकिन इनमें ऐसा क्या है, फिर हम बात वही करते हैं, एसिडिटी किस पे डिपेंड करती है, पॉजिटिविटी पे। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिविटी से ज्यादा एक और चीज इस चीज को डिफाइन करती है, किस केस में, नॉन मेटल केस में, वो होती है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो नॉन मेटल के अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहो ना, तो पी ब्लॉक के स्टार्टिंग के दो जो पीरियड है उनको देख लो। मतलब वहां से कार्बन और ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये सब, ठीक है। सो अब बात करते हैं नॉन मेटल की। नॉन मेटल की जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। सो होता क्या है, वहाँ वहां भी सेम वही पॉजिटिव कैरेक्टर जो होगा वो ज्यादा डोमिनेट करेगा। तो इनका जो नेचर होगा ऑक्साइड्स का वो क्या होगा, एसिडिक ही होगा। लेकिन अगर हम डिफाइन करना चाहें कि किसका ज्यादा है, तो ये डिपेंड करता है इनकी कोवेलेंसी पे। ये वर्ड याद रखना, जितना ज्यादा कोवेलेंसी होगी यानी नंबर ऑफ क्या होंगे, बॉन्ड ज्यादा होंगे, उतना ज्यादा उनका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता जाएगा। ठीक है, तो इसमें नॉन मेटल के ऑक्साइड्स में अगर आप कुछ एग्जाम्पल लेना चाहो तो ले सकते हो। जैसे अगर आप कार्बन के ही देखो, CO और CO2, एसिडिटी किसकी ज्यादा होगी, CO2 की। ठीक है, इस तरह से आप कुछ एग्जाम्पल ले सकते हो। एंड आपकी बुक में जो गिवन था यानी हुई और कीटन में, उसमें कुछ भी गिवन नहीं है, उसमें सिंपल यही समझा रखा है कि कोवेलेंसी के साथ ऑक्साइड का जो एसिडिक कैरेक्टर है वो बढ़ता जाएगा। और ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक एनहाइड्राइड होते हैं। एनहाइड्राइड वर्ड जो होता है वो वहां से आता है कि इनको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वाटर लूज कराना पड़ता है। मतलब इनके जो प्रिकर्सर्स होंगे या रिएक्टेंट्स होंगे जब ये बन रहे होंगे, तो उनमें क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल होगा जिसको ये लूज करते हैं फिर बनते हैं। ठीक है, तो बाकी इसमें बेसिसिटी ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंडेंट है, ये हम आगे करने वाले हैं तो मैं इसको नहीं समझा रही आपको। हम लोग चलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। बुक में ये बहुत डिटेल से गिवन है। इसके अलावा इसके लिए बहुत सारे डेटा भी गिवन है, तो आप इसको जरा ध्यान से भी देखना क्योंकि हम लोग इसको यूज भी करेंगे कई जगह पे। सो होता ये है कि अगर हमने मेटल की कोई कटाइन ले लिए, तो उनकी अगर हमें हाइड्रेशन या हाइड्रेशन पावर या हाइड्रेशन एंथैल्पी देखनी है, वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक, वो कितना साइज में है। तो साइज जो होता है हमेशा छोटा, देखो जितना छोटे साइज के होंगे उतनी ज्यादा उनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी होंगी, यानी पानी में जाने पे उतने एक्सोथर्मिक को रिएक्शन देंगे। एंड इसी तरह से अगर हम चार्ज की बात करें तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना बेटर है। तो इसको हम एज अ क्या कहेंगे, हम इनको ज्वाइंट करके देखें तो चार्ज अपॉन साइज रेशियो कह देते हैं इसको। हाइड्रेशन पावर या हाइड्रेशन एंथैल्पी या इस नेचर को देखने के लिए जो हम एक क्राइटेरिया लेंगे किसी भी एलिमेंट या आयन के लिए, वो लेते हैं हम चार्ज अपॉन साइज रेशियो, दोनों को एक साथ। तो चार्ज और ये जो चार्ज है और साइज रेशियो है, ये जितना ज्यादा आएगा उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी या हाइड्रेशन पावर क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। कुछ एग्जांपल्स आपके पास गिवन है कि किस तरह से ये लोग क्या करते हैं, रिएक्शन करके। देखो सोडियम का गिवन है, सोडियम आयन दे वो वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर रहा है और किस तरह से क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स बना रहा है वाटर मॉलिक्यूल के साथ, दिख रहा है। इसी तरह से एल्यूमिनियम का भी है। तो एल्यूमिनियम के बारे में एक और चीज लिखा है कि इतनी ज्यादा पावर हो जाती है कई बार आयन के पास, क्योंकि इनका चार्ज टू साइज रेशियो इतना ज्यादा होता है कि ये क्या कर देते हैं, पहले तो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, फिर उससे क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन आयन लूज करा के क्या बना देते हैं, हाइड्रोक्साइड का, हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन भी करते हैं। ये लिखा हुआ देखो, इन केस ऑफ हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन एसिडिटी ऑफ द केटायन इज सो ग्रेट दैट इट कॉज रप्चर ऑफ OH। देखो एसिडिटी क्यों, क्योंकि पॉजिटिव दिख रहा है आपको, इन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो जितना ज्यादा इनकी क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज वाला कैरेक्टर होगा। पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे हम यहाँ,
एसिडिटी की, तो उनका क्या होगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी उतनी ज्यादा होगी। एंड इसका आपको डिफाइन करने के लिए हाइड्रेशन एंथैल्पी को पी की एच वैल्यू रखिए। जैसे हम लोग पीएच लेते हैं ना, वहां पे एच क्या होता है, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। यहाँ पे के एच जो है वो कांस्टेंट है, कौन सा, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, उसको डिफाइन कर रहे हैं हम पी के एच वैल्यू में। तो ये है आपके लिए चार्ट। एल्यूमिनियम दिख रहा है आपको, पहले इसमें ये रहा, देखो एल्यूमिनियम की वैल्यू जो है औरों के कंपेयर में, अपने जो इसके एस ब्लॉक के मेंबर्स हैं उनके कंपेयर में सबसे क्या है, कम है। पी के एच की वैल्यू है पी के एच, जितना पी के एच कम होगा उतना ज्यादा क्या होगा, के एच होगा, यानी हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट आएगा, यानी इसका चार्ज टू साइज रेशियो ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये ऊपर वैल्यूज दे रखी हैं चार्ज टू साइज, इसमें चार्ज का स्क्वायर है और आर क्या है, साइज, रेडियस के टर्म में नाप रखा है। सो ये डिफाइन कर रहे हैं आपकी पीकेएच वैल्यू को, और पीकेएच वैल्यू हमें बता रहा है कि उनका हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट क्या होगा। लेकिन हमें इन जनरल क्या देखना है, हमें तो एसिड और बेस का इफेक्ट देखना है ना। तो आप ये ध्यान रखना कि मॉलिक्यूल जितना छोटा हो और चार्ज जितना ज्यादा हो, चार्ज ज्यादा मतलब एसिडिटी, जितना ज्यादा पॉजिटिव कैरेक्टर हो उस एलिमेंट के अंदर या आयन के अंदर, उतना ज्यादा उसका हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट होगा, यानी हाइड्रोलाइसिस पावर होगी। समझे। अब देखो, ये है ज्यादातर जो ये हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट होते हैं, ये देते हैं हम लोग किसके लिए, जैसे उसके लिए पी ब्लॉक के लिए, मेन ग्रुप एलिमेंट्स के लिए, हमारे उसके लिए एस ब्लॉक के लिए। लेकिन ये ट्रांजिशन मेटल के केस में थोड़ा सा क्या करता है, इफेक्ट जो है, मैं इसको बता देती हूँ। देखो ये लिखे हुए हैं इसमें कुछ एलिमेंट्स के नेम, जैसे मरकरी का +2 है, दिख रहा है, ये 3 एलिमेंट हैं, मरकरी का +2, एसिटिन का +2 और ये लेड का +2। ये कुछ ऐसे एलिमेंट हैं, एलिमेंट का साइज जो है वो मैटर करता है, जितने छोटे साइज होंगे उतना वो ज्यादा प्रॉपर रिजल्ट देते हैं, एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं। लेकिन एलिमेंट जैसे जैसे आयन जैसे जैसे भारी होते जाएंगे, इनका मास बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ये जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा क्या होगा, इधर उधर हो जाएगा। इसलिए लिखा हुआ है कि ज्यादातर जितने छोटे साइज वाले एलिमेंट है उनमें जो ये बातें हमने बोली हैं वो प्रॉपर जाती हैं, कि जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितना छोटा साइज होगा, मतलब जितना कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, उतना क्या होगा उनका हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। एंड इस चार्ट में अगर आप लास्ट में देखना तो सबसे ज्यादा जो ये वैल्यू है वो कब दिखाई देगी हमें, जब पीकेएच की वैल्यू कम आएगी। तो देखो लास्ट में दिख रहा है आपको +4 वाले हैं ज्यादा, ये सारे +4 वाले हैं, यानी इनका जो चार्ज है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हमारे जो हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट है वो किस पे डिपेंड करती है, चार्ज और साइज पे। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट टर्म है हमारा एसिडिटी ऑफ ऑक्सो एसिड। सो पहले तो बताओ कि आपको ऑक्सो एसिड्स पता है क्या होते हैं, ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं। अच्छा हाँ, इसमें एक रिएक्शन भी है ना, ये रिएक्शन यहीं पे आ जाएगी ऑक्सो एसिड के केस में। देखो ये दिखा रहा है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आयन, जो आयन वाले ही एलिमेंट होंगे, मेटल होंगे, वही पानी में डिजोल्व करेंगे, इट्स नॉट नेसेसरी। जो ये नॉन मेटल हेलाइड्स हैं जैसे PCl3 है, ये भी पानी में अच्छी खासी रिएक्शन करते हैं। इसका रीजन होता है Cl की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो ये रिएक्शन करके ये बनाते हैं, रिएक्शन आपको दिख रही है, H3PO3 बनता है, फॉस्फोरिक एसिड, हाइड्रोनियम आयन और Cl के आयन जो है वो मिल रहे हैं साथ में। और इसका रीजन देखो, अगर आप Cl पे चार्ज देखोगे तो Cl पे चार्ज कितना है, Cl पे चार्ज आई मीन इंडक्टिव इफेक्ट की बेसिस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी खासी है ना। तो इसको हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे ऑक्सो एसिड के केस में, तो आप इसकी फिक्र मत करो। चले ऑक्सो एसिड पे। सो ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं जरा बताओ। सो ऑक्सो एसिड अगर मैं आपको वैसे बताऊं, ऑक्सो एसिड जो है ऐसे एलिमेंट के, पी ब्लॉक के ज्यादातर, जैसे फॉस्फोरस का या सल्फर का आपने देखा होगा, उनके वो कंपाउंड है जिनमें OH ग्रुप एक साथ मिले। ठीक है, O और H, OH ये ग्रुप मिलता है उनके अंदर, इनको ऑक्सो एसिड्स कहते हैं।
इसके बेसिस पे हमारे पास अलग अलग तरह के ऑक्सो एसिड होते हैं, हमें डिफाइन करना उनके ऑक्सो एसिड की एसिडिटी, जिसे हमने Cl के लिए ले रखे हैं HOCl, HOClO, HOClO2, HOClO3। ये क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन जो है उसके भी हैं, नीट वगैरह में बहुत दिखते थे कि इनकी एसिडिटी बताओ, किस बेसिस पे बताओगे। सो अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखो, मैंने क्या बोला आपको, ऑक्सो एसिड क्या होते हैं जिनके पास ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। सो एक इसके पास है, इसके पास भी एक है, देखो ये बॉन्ड हमेशा इस तरह से बनाना कि ओ एच के बीच में बॉन्ड हो, तभी वो ऑक्सो एसिड्स होगा। सो इनके एसिडिटी को डिफाइन करने के लिए हम लोग एसिड और बेस की हेल्प लेंगे। दो फैक्टर इसमें काम करते हैं। पहला काम करता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये अभी हमने ऊपर ही बात की थी जब हमें रिएक्शन दिखा रहे थे, अभी जस्ट अभी PCl3 की वाटर से। क्या कहा था हमने, क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अच्छी खासी होती है तो वो फटाफट से ये करता है, वाटर से रिएक्शन करता है। देखो अभी यहाँ पे आप इस चीज को कैसे लगाओगे, HOCl है, अगर ना इसकी आपको एसिडिटी देखनी है तो यहाँ पे एसिडिटी किस बेसिस पे देखोगे आप, इस H आयन के लूज करने पे, है ना। तो एसिडिटी पॉजिटिव कैरेक्टर वहीं से पता चलेगा, मतलब जैसे HOCl है, इससे क्या बनाना OCl माइनस, साथ में क्या निकलेगा H+। ये रिएक्शन जितनी तेज होगी उतनी ज्यादा उसके अंदर एसिडिटी होगी, करेक्ट। तो अब मुझे आप बताओ कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बेसिस पे क्या समझ में आया, Cl जो है वो अच्छा खासा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, करेक्ट। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, O से इलेक्ट्रॉन मांगेगा तो O क्या करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ के उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, सिंपल। तो ये पावर जो है, चलो ठीक है, ये तो मान लिया हमने ये एसिडिक इसके अंदर है। अब हम जाएं यहाँ पे HOCl से HOClO, अभी क्या चेंज आएगा बताओ, HOCl और इस पे होता है डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O है, अभी क्या चेंज आएगा, एक O के ऐड होने से क्या फर्क पड़ रहा है। सो पहला फैक्टर तो था इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, दूसरा फैक्टर जो है उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। आप जानते हो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इंडक्शन, इंड्यूस करना, सामने वाले के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना होता है वैसे इसका मतलब। तो देखो ये क्या होगा, O के आने से ये बॉन्ड तो जाएगा इस तरफ, Cl जो हो जाएगा उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, समझ रहे हो, पॉजिटिव कैरेक्टर Cl का बढ़ गया क्योंकि O इलेक्ट्रॉन खींच रहा है Cl से, तो उस केस में वो सामने वाले O से और बोलेगा फटाफट दे, और जल्दी दे भाई, तो उस केस में ये वाला बॉन्ड और आसानी से टूटेगा। एंड ये हमें समझाया जाता था, मुझे याद है जब हम 12th में थे तो उसमें बुक में भी लिखा हुआ है कि एज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज देयर एसिडिटी इंक्रीज। द रीजन क्या है इसका, रीजन लिखते थे इंडक्टिव इफेक्ट, बट ये हमें कभी भी वो नहीं किया जाता था कि इसमें एसिड बेस कैरेक्टर किस तरह से हम इसको डिफाइन करें। सो एसिड कैरेक्टर हम लोग H+ के लूज करने की जो नेचर है उसकी बेसिस पे समझा रहे हैं, एंड वो उतना ज्यादा होगा जितने ज्यादा उसके अंदर O होंगे, क्योंकि उतने ज्यादा Cl पे प्रेशर पड़ेगा पॉजिटिव कैरेक्टर का, पॉजिटिविटी यानी एसिडिटी, सिंपल है ना। आया मजा, ठीक हो गया। तो ये था एसिडिटी ऑफ ऑक्सो एसिड्स, एक बार हम देख लेते हैं और बुक में और कुछ पार्ट है इसमें। ऑक्सो एसिड ये रहा, दो चीजों पर डिपेंड करती है, हमने बात कर ली इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, एक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को इसने थोड़ा सा और बेटर तरीके से समझा रखा है, हम भी उसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि आपको भी ये वो रहे, डिफाइन रहे। जैसे हमने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में इसकी बात की, अगर हम कुछ कंपैरिजन करके देखें एलिमेंट्स का, फॉर एग्जांपल हमारे पास है HNO3 और HPO3, हु इज मोर एसिडिक, बताओ जरा, हु इज मोर एसिडिक, हु इज मोर एसिडिक, विच वन इज मोर एसिडिक, बताओ विच वन इज मोर एसिडिक आउट ऑफ दीज टू, नाइट्रिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड, कौन सा ज्यादा जो है वो एसिडिक है। सो अगर आप देखो तो इसमें डिफरेंट जो है वो है नाइट्रोजन और इसमें डिफरेंट है फॉस्फोरस, बाकी उसमें भी 2 ऑक्सीजन है, उसमें भी हाइड्रोजन सेम अमाउंट है। तो इनमें से नाइट्रोजन की क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है,
इसकी वजह से आप सिंपल याद रख लेना, एक तरह से जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, एसिडिटी होगी। तो इस वजह से नाइट्रोजन यानी नाइट्रिक एसिड जो है वो ज्यादा क्या होगा, मोर एसिडिक कंपेयर टू द HPO3। सही है। हमारे पास जो सबसे ज्यादा आई थिंक स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड मिलता है वो Cl का ही है, आपके पास गिवन है। गिरा देखो HClO4 देखा है, HClO4 परक्लोरिक एसिड कहते हैं, ये काफी खतरनाक एसिड है। उसके बाद HNO3 आता है, HPO3, HBO3 या H2CO3, ये सब क्या होते हैं, वीकर्स होते हैं, वीकर एसिड, क्योंकि इनकी इनमें जो सेंट्रल में एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे समझा दिया हमने कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उसके अंदर उतना ज्यादा क्या होगा, पॉजिटिव कैरेक्टर आएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को लेना, इलेक्ट्रॉन को लेना क्या होता है, एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या आता है, एसिडिटी लेके आता है ना, हमने पढ़ रखा है ये चीज। ठीक है, तो इस बेसिस पे ऑक्सो एसिड की एसिडिटी को भी हमने डिफाइन कर दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इंडक्टिव इफेक्ट की बेसिस पे। सो ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, बेसिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड अमाइन। देखो एमाइंस तो आप लोग जानते हो, और अमाइन बेसिक होते हैं, अभी हमने डिफाइन किया था लुईस एसिड बेस में, क्योंकि उनके पास एक वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, आसानी से ये हाइड्रोजन आयन को क्या करते हैं, गेन करते हैं। सो मैं पहले आपको एग्जाम्पल बना के देती हूँ। ये हमारे पास एमाइन है NH2, बट हम अमोनिया बनाते हैं क्योंकि NH2 तो एक तरह से आयनिक कंपाउंड हो गया। NH3, ठीक है, NH3 को जब हम पानी में डालते हैं तो ये वीक बेस की तरह एक्ट करता है, वीक बेस की तरह एक्ट करता है। एंड आपको पता है पानी में जाने पर रिएक्शन क्या होती है, क्योंकि एक हाइड्रोजन इसका लेने का नेचर है, तो ये NH4 यानी अमोनियम आयन बनाता है, साथ में क्या बनाता है, OH। तो किसी भी बेसिस पे समझा लो, अमोनिया एक सॉल्वेंट की तरह भी एक्ट करता है, तो आप सॉल्वेंट सिस्टम लगा सकते हो यहाँ पे, या यहाँ पे देखो H आयन ले रहा है तो ये वाला वो भी लगा सकते हो आप कॉन्सेप्ट। पर हमें इन सारे कॉन्सेप्ट से यही डिफाइन हुआ कि अमोनिया क्या एक तरह का बेस है ना बेस है। अभी देखो हमने इसको सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट करने का मतलब है कि इसके हाइड्रोजन को हटा के वहां पे ग्रुप जोड़ दो। जैसे आपने CH3 NH2 बना दिया, या OH जोड़ दिया NH2 पे, मैंने एक क्या कर रखा है, हाइड्रोजन हटाया, उसकी जगह पे हमने एक ग्रुप लगा दिए। सो व्हाट डू यू थिंक, देखो इन दो ग्रुप को मैंने लगाने का मेरे पीछे मेरा रीजन ये है कि CH3 जो होता है इसका नेचर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का है। हमने क्या कर दिया, हाइड्रोजन को हटा के एक ऐसा ग्रुप लेके आ गए जिसका नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का है। ऐसे ही हाइड्रोक्साइड को लगाने का रीजन है, हाइड्रोक्साइड यहाँ पे एज एन इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप की तरह एक्ट कर रहा है, खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, तो एक दे रहा है एक ले रहा है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द बेसिसिटी, बताओ जरा। देखो नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, अगर मिथाइल ग्रुप उसको और इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी और ये फटाफट से हाइड्रोजन को लेने का नेचर शो करेगा। तो इससे बेसिसिटी इसकी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर का निगेटिव कैरेक्टर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि ग्रुप उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन OH क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो इससे क्या होगा, इसकी स्ट्रेंथ पे ऑपोजिट इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग एमाइंस की बेसिसिटी को भी समझा पा रहे हैं, एसिडिटी और बेसिसिटी की बेसिस पे, है ना, बेसिसिटी को समझा पा रहे हैं उन कैरेक्टर की वजह से जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। एक ही लाइन हो गई। कॉन्सेप्ट पे चलो, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो लगाओ यहाँ, ठीक है, तो वो लग रहा है जैसा आपको दिखा ही होगा, है ना। हमने इस पे एक और चीज देखनी है, आपके पास एक चार्ट दे रखा है, दिख रहा है लास्ट में। इस चार्ट में ना थोड़ा सा एक्सेप्शन है, मैंने यहाँ पे स्टार मार्क कर रखा है, ये हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस में पढ़ेंगे। देखो हुआ ये, इट्स इट क्लियरली विजिबल, दिख रहा है राइट। अगर आप इसमें ऑर्डर देखो, आपको ना पीकेवी वैल्यू देखनी है, पीकेवी वैल्यू जो है वही सेम ऑपोजिट है, जितना ज्यादा पीकेवी होगा उतना कम बेसिसिटी होगी। तो हम क्या चाहेंगे, कम बेसिसिटी हो। सबसे पहले दो विड्रॉइंग ग्रुप है आपके पास
NH2 पे OH लगा रखा है और NH2 पे NH2 लगा रखा है, इसकी बात कर रही हूँ मैं। देखा, देखो हुआ ये कि जब हमने NH2 पे OH लगाया, क्या लगाया, OH, तो वैल्यू क्या है, ज्यादा, यानी बेसिसिटी क्या है, कम, कंपेरिजन टू दिस वन NH2 और NH2। समझ रहे हो? देखो ये पीकेबी वैल्यू है, पीकेबी वैल्यू क्या होती है, माइनस लॉग केबी वैल्यू। बेस को जो डिफाइन करता है स्ट्रेंथ को, वो केबी होता है, केबी का जस्ट ऑपोजिट है पीकेबी, है ना, उसके बेसिस पे समझो, क्योंकि माइनस में होता है ना। तो जितना ज्यादा ये वैल्यू है, मतलब उसकी बेसिसिटी उतनी कम है। आप तो कर सकते हो ना कंपैरिजन। तो देखो NH2OH है और NH2NH2 है। अब आप ये बताओ मुझे, OH और NH2 में फर्क क्या है? दोनों ही तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। देखो विदड्रॉइंग ग्रुप कैसे देखोगे आप, O है और N है, दोनों इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, दोनों ही खींच रहे हैं, लेकिन ज्यादा पावर से कौन खींचेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, OH की O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। दैट्स व्हाई इसका जो पीकेबी है, दिख रहा है, उसका जो पीकेबी है वो ज्यादा आ रहा है, यानी इसकी बेसिसिटी कम है इन कंपैरिजन टू NH2NH2। डिफाइन हुआ? ये तो ठीक है, लेकिन आपको एक्सेप्शन मिल रहा है यहाँ पे। देखो NH2 पे हमने क्या लगाया, एक एमी दिख रहा होगा, फिर हमने क्या करा, दूसरा एमी लगाया। अब दो डोनेटिंग ग्रुप हो गए तो ऑब्वियस बेसिसिटी बढ़नी चाहिए, क्योंकि एन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। अगर तीन आ गए तो और बढ़नी चाहिए, लेकिन पी के भी वैल्यू तो बढ़ गया, घटना चाहिए था यार। क्यों हुआ ऐसा? ये है आपके लिए सोचने का एक काम। ये हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस में। वैसे तो आप यहीं से डिफाइन कर सकते हो। देखो एच सारे गायब हो गए हैं, तीनों एम ही लग गए हैं, बट डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कुछ और प्रॉब्लम भी आ रही है, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग स्टार मार्क करके रखना, यहीं से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, एक्सेप्शन क्यों भाई, क्यों हुआ, कैसे हुआ। ऐसे देखो इथाइल ग्रुप लगा रखा है जब हमने NH2 पे, तो इथाइल एक था तो 3.25 था, दिख रहा है, ये रहा। एंड जब हमने दो इथाइल लगाए तो ये और कम हो गया, यानी बेसिसिटी और बढ़ गई, लेकिन फिर तीन में फिर से गड़बड़ हुआ। ऐसे ही इसका ब्यूटाइल का केस भी है, टर्शरी ब्यूटाइल का, आइसोब्यूटाइल का, सॉरी। तो ये चीजें क्यों हुई, ये तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। बट आपको ये याद रखना है कि ये वैल्यू किस तरह से होती है। आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो ये था आपके आज के क्लास में, जिसमें हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी। एक और प्रॉपर्टी है अल्टीमेट एसिड एंड बेस, ये दिख रहा है आपको, अल्टीमेट एसिड एंड बेस। तो हमें इन द एंड ये सब पढ़ने के बाद क्या आप बता सकते हो कि कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड और कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है? देखो अभी तक हमने जितने कॉन्सेप्ट लगाए हैं उसके बेसिस पे हम पॉजिटिविटी देखें, पॉजिटिव कैरेक्टर देखें, निगेटिव कैरेक्टर देखें, इनकी बेसिस पे हम लोग बहुत सारे केमिकल स्पीसीज को अभी तक एसिड और बेस डिफाइन कर चुके हैं ना। लेकिन अल्टीमेट जो होता है वैसे तो कुछ नहीं होता, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट कंडीशनल है। इस कंडीशन में ये, इसके अकॉर्डिंग ये बहुत बढ़िया एसिड है तो इसके अकॉर्डिंग ये बढ़िया है, क्योंकि वो कंडीशंस पे डिपेंड करता है। सो ये चीज हम नहीं बता सकते, अल्टीमेट कुछ नहीं होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, है ना। लेकिन कुछ बातें आपको बताई गई हैं, उनको देखने में कोई बुराई नहीं है, कि हम लोग किस तरह से, देखो इसमें लिखा हुआ है कि जो ये आइडिया है चार्ज टू साइज रेशियो, इससे हमें चीजें पता चल सकती है। हाँ, इसमें एक और चीज डिफाइन की थी, वो हाइड्रोजन आयन के बारे में, कि हाइड्रोजन आयन बहुत छोटा साइज का है और उसपे पॉजिटिव वो है, बड़ा लगेगा, जैसे यहाँ पे चंदा लग गया ना उसके, पॉजिटिव चार्ज। किसकी बात कर रही हूँ मैं? एच आयन की, H+। साइज बहुत छोटा है, चार्ज फिर उसमें बहुत ज्यादा होगा, तो उस हिसाब से उसको अच्छा खासा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होना चाहिए। लेकिन नेचर में एच आयन का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, वो हमेशा किसी ना किसी अदर केमिकल स्पीसीज से क्या रहेगा, ज्वाइंट रहेगा। सो अल्टीमेट कुछ नहीं होता, इसलिए एज आई टोल्ड यू कि कंडीशनल है, सारे कॉन्सेप्ट कंडीशनल है, सारे केमिकल स्पीसीज कब एसिड और कब बेस की तरह बिहेव कर रहे हैं वो कंडीशनल है। कॉन्सेप्ट अलग अलग लगते हैं, तो सबको मिला के ज्वाइंट करके हम एक को अल्टीमेट एसिड या बेस नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये था यहाँ तक। हम लोग कल करने वाले हैं स्ट्रेंथ, मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करने वाले हैं स्ट्रेंथ। ठीक है, सो इन केस कोई भी क्वेश्चन और कोई भी कंफ्यूजन होता है, आप लोग बस मुझ तक पहुंचाओ उसको, हम उस पर काम करेंगे। ठीक है, ओके।